इसको कोई होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब गरीब जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। और SC ST OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ, और 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। जब सामान उनकी कंपनी में जो बनता है हम खरीदते हैं, तो जब उनके जो है ग्राहक हम हैं, तो उनके कर्मचारी हम लोग क्यों नहीं हो सकते? ऐसे रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप लंबे समय से लोगों पे भरोसा कर रहे हो, और ये लोग आपकी वोट को लेके अपने आप पैसे वाले बन के बड़े बड़े कोठी बंगलों में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, और इस गरीब समाज जिससे उठकर जाते हैं, उस समाज की तरफ पलट के नहीं देखते। अगर आप चाहते हैं आपका भला हो, तो भला तभी संभव है जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू कराओ। जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान लागू होगा और देश संविधान के हिसाब से चलेगा, तभी जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और संविधान को लागू वही करा सकते हैं, संविधान को जिम्मेदारी से वही चला सकते हैं जो सत्ता में होते हैं। लोकतंत्र में वोट के आधार पर सत्ता तय होती है। इतनी भारी संख्या में नौजवान यहाँ आए हैं और वहाँ ऊपर कोने कोने तक बैठे हैं। इधर भी बहुत दूर दूर तक पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं, वहाँ सामने तो किसी छत पर चढ़ के बैठे हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या इस देश में गरीब को सम्मान की जिंदगी मिल रही है क्या? बताओ, मिल रही है क्या? और अगर मिल नहीं रही है तो ये तमाम सरकारें और तमाम नेता और किस काम के हैं जनता के? और सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोग जो है रोटी रोजगार प्राप्त करें या सम्मान का जीवन जिए। इसलिए जो हमारा सबसे बुनियादी हथियार है, आप याद करके देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आप महसूस करो, ये बात अभी मैंने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं आज पार्लियामेंट में खड़ा हूँ तो इस शिक्षा की वजह से खड़ा हूँ, या फिर जो जनता ने मुझे वोट देके भेजा इस वजह से खड़ा हूँ। आप ये बताओ, क्या कोई गरीब का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है जिस देश में? अच्छा इलाज आज के समय में चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन जा सकता है? जिसकी जेब में पैसा है। और पैसा किसकी जेब में है? देश के 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदगी जी रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोग से ज्यादा लोग तो साल महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमाते हैं। उनकी न्यूनतम वेतन तो साल भर का 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि वो लोग अच्छा इलाज करा सकते हैं क्या? अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर कितने पैसे का पर्चा बनाता है? कितने पैसे का? कहीं 200 रुपए का, कहीं 400 रुपए, कहीं 500 रुपए का। और कहता है अगर रात को दिखाना है इमरजेंसी में तो 2,000 रुपए लगेगा फीस। कहता है नहीं कहता? आप बताओ कि अगर 2,000 रुपए फीस देने की स्थिति होती तो इस देश में लोग 5 किलो राशन पे अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो कितने ही लोग सड़क पे मर जाएं, एक्सीडेंट होकर मर जाएं, अस्पताल में मर जाएं। अस्पताल में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई टेस्ट अस्पताल में नहीं होता। और तो और हमारे नेता लोग भी बैठे हैं। आप महसूस करके देखो, जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा टेस्ट हमारी लैब से होगा। कहता है नहीं कहता है? मैं किसी दूसरे की रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं अपने आप टेस्ट कराऊंगा। इनके कोर्ट चोरी, एक और डकैती। भाई ये बताओ गरीब लोग जाएंगे कहाँ? और सरकारें बजट कम कर रही है हेल्थ का, सरकारें एजुकेशन का बजट कम कर रही है। तो मेरी समझ में ये आता है कि ऐसे रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप लंबे समय से लोगों पे भरोसा कर रहे हो, और ये लोग आपकी वोट को लेके अपने आप पैसे वाले बन के बड़े बड़े कोठी बंगलों में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, और इस गरीब समाज जिससे उठकर जाते हैं, उस समाज की तरफ पलट के नहीं देखते। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को कुर्सी से हटा के और आपके काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाए। क्या हमें सम्मान से जीने का अधिकार है या नहीं है? क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत की जिंदगी जीने, सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है या नहीं है? बताओ। कितने लोग चाहते हैं कि हमें गरीबों को भी, दलित पिछड़े कमजोर समाज के लोगों को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए? जरा हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाने को कहा, खड़े होने को नहीं कहा। और खड़े होने के साथ क्या शर्त पता है? नहीं पता है कि गरीबों को भी इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। मगर मिलेगा कैसे? मांगने से यहाँ क्या मिलता है?
क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले को क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़ जाओगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले भी लोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में कपड़ा नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, अच्छा हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, दो धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ बताओ, अच्छा स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। सब कुछ तो सरकार के पास है, और आप अगर अपनी ताकत नहीं बनाओगे, आप सरकार नहीं बनोगे, तो कैसे बदलाव हो जाएगा भाई? अब मैंने कहा, मेरी बात पर गौर करो, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि भारत में बदलाव तब तक नहीं होगा, गौर से सुनना, जब तक इस देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तब तक नहीं होगी, जब तक प्रधानमंत्री से लेकर और प्रधान का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक इस देश में अच्छी शिक्षा गरीबों को नहीं मिल सकती। जब प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री लेके राष्ट्रपति से लेके राज्यपाल से लेके सारे मंत्री विधायक सांसद, जिसमें मैं भी, और जितने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के अधिकारी हैं, जितने भी वो नेता हो अभिनेता, जितने लोग जो सरकारी सुरक्षा लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तनख्वाह मिलती है, मानदेय मिलता है, जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक इन सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं आने वाली। क्योंकि सुविधा तब आएगी जब एक ही कमरे में क्लास 4 के बच्चे बैठे होंगे, एक बच्चा मुख्यमंत्री जी का होगा, दूसरा बच्चा कलेक्टर साहब का होगा, तीसरा बच्चा एसएसपी महोदय का होगा, चौथा बच्चा सीओ महोदय का होगा, पांचवा बच्चा हमारे जैसे किसान मजदूर के परिवार का होगा, छठा बच्चा सफाई सफाई का काम करने वाले का होगा, और सातवां बच्चा खेतों में मजदूरी करने वाले का होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक अच्छी शिक्षा नहीं आएगी। जिस दिन ये हो गया, न मास्टर की कमी होगी, न स्कूल गिरने वाला होगा, न पंखों की कमी होगी, न किताबों की कमी होगी, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी। ये होगा बदलाव, और शिक्षा इस देश में समान हो जाएगी और शिक्षा मुक्त हो जाएगी, तो किसान का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा, वकील जज बन पाएगा। जब उनकी जेब नहीं कटेगी, जब उनको जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, जब उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, इसको लागू कराने के लिए शक्ति की जरूरत है, और शक्ति आपके मुट्ठी में है। जिस दिन ये शक्ति आपने मेरे साथ खड़ी कर दी, आजाद समाज पार्टी की पॉलिसी के साथ खड़ी कर दी, उस दिन वो दिन दूर नहीं कि पहले उत्तर प्रदेश में और फिर देश में ये हो गया रहेगा। इसको कोई होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब गरीब जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। आप महसूस करो, और ये बात मीडिया के लोग भी सुन लो, हमने मांग की है कि देश की आजादी के 75 साल हो गए हैं, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, और SC ST OBC के लोगों को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इस बात को भी समझो। 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, और 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। 98% प्राइवेट सेक्टर किसका है? सुनो, प्राइवेट सेक्टर में तुमसे कोई पूछ ले, कहे भाई वो क्यों देंगे नौकरी? इसलिए देंगे क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर में जो लोग उद्योग लगाते हैं, 1 रुपया लीज पे लाखों बीघे जमीन उनको देती है, हजारों बीघे जमीन देती है, साथ करोड़ों रुपए का लोन उनको देती है बैंक से, साथ करोड़ों रुपए का टैक्स में छूट करती है। ये सारा पैसा हमारी मेहनत की कमाई का होता है। ये जमीनें जनता की होती है। जब ये जमीनें आप उनको देते हो, छूट देते हो, टैक्स में जो छूट देते हो और लोन देते हो, तो जनता का पैसा जब उनको देते हो तो जनता को हिस्सेदारी भी उसमें मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ जब सामान उनकी कंपनियों में जो बनता हम खरीदते हैं, तो जब उनके जो है ग्राहक हम हैं, तो उनके कर्मचारी हम लोग क्यों नहीं हो सकते? सरकार मुझे इस बात का जवाब दे।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लड़ाई बड़ी लंबी है, लेकिन लड़नी है। हम तो पार्लियामेंट में जब से हम गए हैं, आप ये जानते हैं, सबकी आवाज उठाते हैं। पेड़ के बच्चों की बात आवाज उठाते हैं कि उनको भर्तियां निकाल के नौकरी दो, बैकलॉग भरा जाए, इसकी आवाज उठाते हैं। और पीटीसी के बच्चों की आवाज उठाते हैं, साथ साथ होमगार्डों की आवाज उठाते हैं, पीआरडी के जवानों का माने जो बने उनकी आवाज उठाते हैं। महिला जितनी है हमारी बहनें, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, भोजन माता हो, ग्राम सेवक हो, तमाम लोगों की आवाज हम लोग उठाते हैं। बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपए भत्ता मिले, इसकी आवाज भी हम लोगों ने उठाई। साथ साथ हमने ये भी आवाज उठाई कि महिलाओं का जो पेंशन मिलती है 500 रुपए, वो बढ़ के 5,000 रुपए होनी चाहिए। और भी हमने आवाज उठाई कि गैस के सिलेंडर का दाम 500 रुपए होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिजली के दाम कम होने चाहिए, बिजली के दाम जो सोने की बिजली के दाम हो गए वो कम होने चाहिए। हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। और हम अपने पुलिस के भाइयों की भी आवाज उठाते हैं। हमने ये भी कहा कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए, इनको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम जो है, बॉर्डर स्कीम का जो नुकसान इनको हो रहा है, जैसे छुट्टी मिली, अब इनकी ड्यूटी अयोध्या में रहने वाले हैं ये बिजनौर के, अभी ये 1 दिन की छुट्टी मिली, सुबह आकर जाएंगे, शाम तक तो बिजनौर पहुंचेंगे और शाम में उधर चलेंगे तो तब अगले दिन यहाँ पहुंचेंगे। तो हमने कहा कि बॉर्डर स्कीम खत्म करके बराबर के संबंधित जिलों में इनको पोस्टिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान है, अपने परिवार के बीच में पहुंच जाए। इनके दिन को भी जो है अपने परिवार से मिलने की आजादी होनी चाहिए। ये मांग भी हमने उठाई, लेकिन जैसे हमने मांग उठाई तो भाजपा के लोग सब लोग चिल्लाने लगे, भाई ये राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। तो हमने कहा भाई राज्य का विषय भले ही हो, हम तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन पुलिस में होना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।